हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभीपीडिया। रोशनी गौतम और आज की क्लास में रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर की क्लास में मॉनेटरी पॉलिसी के एमसीक्यूज करेंगे। इससे पहले हमने बहुत सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा और पहली बार वीडियोस देख रहे हैं तो आगे जितने भी वीडियोस पीछे हैं उसको ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है और कंसेप्ट क्वेश्चन के जरिए हम कंसेप्ट को देखेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है। ओके, इससे पहले आप सभी के लिए इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट, अगर रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर की आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए तो आपने इस नंबर पर कॉल करना है। नंबर नोट कर लीजिए 783777। ओके, 7773651 ये नंबर है, इस पर कॉल करेंगे। आपको पूरी कंप्लीट कोर्स प्लस एमसीक्यूज प्रैक्टिस सारे इसी में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने फिस्कल पॉलिसी करा, फिर बजट एंड देन अब हम मॉनेटरी पॉलिसी करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो फिस्कल पॉलिसी से दोनों से क्या है, दोनों साथ के साथ है, तो दोनों आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। वहाँ पर भी हमने ये रिवाइज किया था, तो जो स्टूडेंट नए हैं उनको यहाँ पर ध्यान देंगे, जो स्टूडेंट सीक्वेंस में फॉलो करते आ रहे हैं वो रिवाइज कर लेंगे। तो बात करते हैं कि इकोनॉमी में गवर्नमेंट पॉलिसी, ओके, गवर्नमेंट पॉलिसी दो प्रकार की होती है, एक मॉनेटरी पॉलिसी होता है और एक फिस्कल पॉलिसी। पॉलिसी मीन्स रिफॉर्म्स मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके, तो क्या होता है फिस्कल पॉलिसी, जिसको मैनेज किया जाता है लेजिस्लेटिव और द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द कंट्री। ओके, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये किया जाता है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मैनेज किया जाता है, और फिलहाल जो एक कमेटी बनाई गई है दैट इज़ एमपीसी कमेटी, उसके द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो मैनेज किया जा रहा है। ओके, इसके अगर टूल्स की बात करें तो टैक्सेस हो गए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो गए। टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टूल्स पर ही क्वेश्चन आएगा। मतलब कि अगर पॉलिसी बनाया जाएगा तो टूल्स कौन सा इस्तेमाल करेंगे, फिस्कल पॉलिसी ये है। मॉनेटरी पॉलिसी की टूल्स देखें तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई। जब क्वेश्चंस होंगे ना स्टूडेंट, मैं एक ऐसे ही नॉर्मल आपको देती हूँ कि जब आपका फिस्कल पॉलिसी हो तो टूल्स को आपने एलिमिनेट कर देना है ताकि आपके क्वेश्चन गलत होने के कम चांसेस होंगे। राइट, अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं इन दोनों में क्या होता है। तो फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो ये दोनों क्या हैं, पहले तो ये समझिए, मैक्रो इकोनॉमी पॉलिसी है। माइक्रो की बात नहीं करेंगे, मैक्रो लेवल, क्योंकि जब पॉलिसी बनाई जाएगी तो एज अ होल यूज़ किया जाएगा, ना कि इंडिविजुअल लेवल पर यूज़ किया जाएगा। तो देखिए मैक्रो इकोनॉमी पॉलिसी है जो कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट करती हैं ताकि स्पेंडिंग और टैक्स को क्या किया जाए, मॉनिटर किया जाए। ओके, ये गवर्नमेंट सरकार के द्वारा किया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो ये क्या है, ये भी मैक्रो इकोनॉमी है जो कि यूज़ किया जाता है सेंट्रल बैंक, ताकि मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल किया जाए। ओके, जैसा इकोनॉमी में सिचुएशन होंगी उसी के अकॉर्डिंग इनकी पॉलिसी होगी। ये कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट होता है और ये कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक या एमपीसी बोल लीजिए, उनके द्वारा किया जाता है। ये इन्फ्लुएंस करती हैं इकोनॉमी कंडीशन की। मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें, ये इन्फ्लुएंस करता है मनी सप्लाई। ज़्यादा नहीं होना चाहिए मनी सप्लाई, ना कि जिम्बाब्वे वाली हाल हो जाएगा। ओके, क्योंकि उनकी करेंसी की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो हम ज़्यादा मनी सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते। राइट, ये होता है। टूल्स की बात करें तो पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन, पब्लिक बोरोइंग या पब्लिक डेट बोल दीजिए, ठीक है, ये है टूल्स। बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशो, ये सब आज मैं आपको समझाऊंगी। तो समझ आ रहा है स्टूडेंट, तो टूल्स है। टूल्स में इंटरेस्ट रेट होता है, इंटरेस्ट रेट क्वांटिटेटिव भी होता है, क्वालिटेटिव है, अभी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट,
तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है, सोचिएगा, कमेंट सेक्शन में आंसर देने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट आप सब। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? क्या है? इकोनॉमी ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट रिडक्शन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या काम करती है? और प्राइमरी पूछा है, तो द प्राइमरी फंक्शंस की बात करें तो बेसिक फंक्शन क्या है? प्राइस स्टेबिलिटी। ओके, प्राइस स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्राइमरी है। नो डाउट इकोनॉमी ग्रोथ करेंगी, अनएम्प्लॉयमेंट रिडक्शन करेंगी, लेकिन जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है वो प्राइस स्टेबिलिटी, मतलब कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करना इम्पॉर्टेंट है। तो सारे ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ लेते हैं क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव आपके स्क्रीन पर है प्राइस स्टेबिलिटी। ओके, प्राइस स्टेबिलिटी मतलब ज़्यादा प्राइस इंक्रीज नहीं होना चाहिए और प्राइस कम नहीं होना चाहिए। अगर इंक्रीज होगा तो कंज्यूमर के लिए नहीं फ़ायदा है, अगर डिक्रीज होगा तो प्रोड्यूसर के लिए नहीं होगा। तो एक लेवल पर होना चाहिए ताकि डिमांड एंड सप्लाई इकॉनमी में बनी रहे। फुल एम्प्लॉयमेंट, ओके, फुल एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ओके, बनी रहे, चाहे वो मनी का हो चाहे गुड्स एंड सर्विसेज का हो। तो फुल एम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होता है जहाँ पर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ आपकी रिसोर्सेज होती हैं। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होता है। ओके, ये है इकोनॉमी ग्रोथ। ओके, अगर इकोनॉमी स्टेबिलिटी रहेगी, ओके, अगर प्राइस कंट्रोल होगा, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगी, कंजम्पशन होगा, प्रोडक्शन होगा, तो ओवरऑल हमारी इकोनॉमी क्या होगी? ग्रोथ होगी। और ग्रोथ डजंट मीन कि आपका ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन प्राइस इंक्रीज हो रही है। ओके, ये चीज़ नहीं है। तो ग्रोथ के साथ प्राइस स्टेबल होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेबलाइजिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ओके, तो मनी मार्केट को कौन कंट्रोल करता है? आपका आरबीआई। तो स्टेबलाइजेशन हो, वहाँ पर भी फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा तो कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा आपके मार्केट में। ओके, ये है इंटरेस्ट रेट स्टेबिलिटी। इंटरेस्ट रेट भी स्टेबल होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि आज बहुत है कल कम होगा। ये है एक्सचेंज रेट, मतलब कि आपके वैल्यू की करेंसी एज कंपेयर टू अदर कंट्री की वैल्यू ऑफ करेंसी क्या होना चाहिए? लेवल में होना चाहिए। ज़्यादा आपकी वैल्यू ऑफ करेंसी डीवैल्यूएट या डिप्रिशिएट नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो दिस इज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन प्राइस स्टेबिलिटी और मनी सप्लाई, ये दो चीज़ याद रखिएगा। नो डाउट बहुत सारी हैं, लेकिन दो चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज प्राइस स्टेबिलिटी एंड मनी सप्लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? कौन सा टूल है? टैक्सेशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ओपन मार्केट ऑपरेशन और फिस्कल पॉलिसी। ओके, क्या है क्वेश्चन? बिल्कुल सिंपल है, सभी को मालूम होगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन है ना, है ओपन मार्केट ऑपरेशन है। और ये कौन सा है? क्वांटिटेटिव टूल्स है। क्वांटिटेटिव, तो जान लेते हैं कौन कौन से टूल्स होते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर है टूल्स लिख लीजिए या इंस्ट्रूमेंट लिख दीजिए। ये क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो एक क्वांटिटेटिव होता है और एक क्वालिटेटिव होता है, राइट। क्वांटिटेटिव क्या होता है? जो कि आप नंबर में मेज़र कर सकते हो, जैसे कि बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR मीन्स कैश रिजर्व रेशो, SLR मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, MSF मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, और आजकल आपको चल रहा होगा, दिख रहा होगा, SDF स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ओके, आपका लीगल रिजर्व रेशो होता है, ठीक है। ये सब आपकी क्या है? क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इसी टूल्स के जरिए इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। जो कि हम नंबर में मेज़र नहीं कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव। ओके, नंबर में मेजरेबल नहीं है, हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। ऑप्शन हमारे पास है कौन कौन से टूल्स है? मार्जिन रिक्वायरमेंट, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, गाइडलाइंस, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, मॉरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन। अब स्टूडेंट, इस क्लास में पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे इंस्ट्रूमेंट को आपको समझाऊं। मैं यहाँ पर लेके चलती हूँ, मान के चलती हूँ कि आपको आता होगा।
मान लीजिए आपको नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि मैम समझा दीजिए, किसी लेक्चर में तो मैं आपको ये सारे टूल समझा दूंगी। ओके, जितने भी इस क्वेश्चन में या इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हो सकता है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी, राइट। तो नोट से अच्छे से इसको देखिएगा। तो आंसर आपको क्या समझ आया? ओपन मार्केट ऑपरेशन। अगर ये वर्ड आया है तो हम इसको समझ लेते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? जहां पर गवर्नमेंट बाय और सेल करती हैं सिक्योरिटीज को, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं OMO, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब मुद्दे की बात है कि कब बाय करेंगी और कब सेल करेंगी, ये क्वेश्चन आ जाता है तो हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो इसको हम सिंप्लीफाई से समझते हैं। सबसे सिचुएशन लेते हैं बाय करेंगी। बाय करेंगी मतलब कि गवर्नमेंट हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर पब्लिक ले लेते हैं, राइट। और बाय करेंगी मतलब कि सिक्योरिटीज़ है और सरकार यहाँ पर गवर्नमेंट बाय कर लेंगी, मतलब पब्लिक से कर लेंगी। बाय करेंगी मतलब परचेज, या बाय हो गया परचेज हो गया, तो पब्लिक से क्या ले लिया? सिक्योरिटीज ले ली, और उसके बदले में क्या दे दिया? पैसा दे दिया, है ना, पैसा दे दिया, मनी दे दिया। तो जब सरकार या गवर्नमेंट बाय करती है ना सिक्योरिटीज, तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाता है। प्लीज़ इसको नोट करेंगे, जो कि अगर इन्फ्लेशन होगा तो इसका क्या हो जाएगा? गलत प्रभाव पड़ जाएगा। तो एट टाइम ऑफ डिफ्लेशन, ओके, जो गवर्नमेंट क्या करेंगी? बाय करेंगी या परचेज करेंगी। इसका उल्टा समझ लेते हैं। ओके, इसका उल्टा, इसको रेज कर देती हूँ। अब सेल करेंगी, राइट, सेल करेंगी। फिर से ये सिचुएशन ले लेते हैं, गवर्नमेंट है और ये पब्लिक है, राइट, पब्लिक है। अब क्या करेंगी? सेल करेंगी, मतलब सिक्योरिटीज दे देंगी और उसके बदले में मनी पब्लिक से ले लेंगी, राइट, यही है। पब्लिक से पैसा ले लिया, जिससे क्या हुआ? मनी सप्लाई कंट्रोल हो गया। तो जब इन्फ्लेशन होता है इकोनॉमी में, तो गवर्नमेंट क्या करती हैं? सेल करती हैं सिक्योरिटीज। प्लीज़ नोट करेंगे, इसको हम यहाँ पर वर्डिंग्स के साथ भी समझ लेते हैं। तो देखिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? जब एक्सेस लिक्विडिटी होती है, ओके, जब एक्सेस लिक्विडिटी होती है उस टाइम आरबीआई, ओके, आरबीआई करता है बेसिकली, जितने भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय और सेल करता है वो आरबीआई करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ओके, तो सेल करता है जब आपके इकोनॉमी में लिक्विडिटी है, मींस इन्फ्लेशन है, ऐसे बोल सकते हैं, इन्फ्लेशन है। लिक्विडिटी मतलब कि मनी सप्लाई ज़्यादा है, इन्फ्लेशन है, तो उस दौरान आरबीआई सेल करेगा क्या? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। नोट करेंगे, जब आपकी टाइट लिक्विडिटी है, मींस डिफ्लेशन है इकोनॉमी में, ओके, मनी सप्लाई कम है, तो उस दौरान क्या करेंगे? परचेज करेंगे, ताकि मनी सप्लाई क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए। और ये क्या है? क्वांटिटेटिव टूल्स है, किसकी? मॉनेटरी पॉलिसी की, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कैसे भी आपसे एग्जामिनर पूछेगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। विच इंस्टीट्यूशन कंडक्ट मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया? कौन सी इंस्टीट्यूट करती हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। ओके, कौन सी करती हैं? तो आंसर तो पता है आपको, क्या है यहाँ पर? इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, तो सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक की जगह यहाँ पर एमपीसी होगा तो भी सही होगा, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अगर एमपीसी की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेक्शन 45ZB में अमेंड किया था, ओके, अमेंड किया, और अंडर आरबीआई एक्ट, कौन सा सेक्शन था? 45ZB, अंडर द आरबीआई एक्ट 1934, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर्म किया 6 मेंबर की कमेटी। जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो सितंबर 29, 2016 में हुआ था, और इसी दौरान से, ओके,
एमपीसी, क्योंकि आरबीआई के पास ऑलरेडी बहुत काम है। और याद रखिएगा मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी इकोनॉमी को यही चीज़ कंट्रोल करेंगी। तो इसमें 3 मेंबर आरबीआई से होते हैं, 21 मेंबर होता है ना आरबीआई में, उसमें से 3 मेंबर कौन होते हैं, आरबीआई से होते हैं, और 3 मेंबर कहाँ से होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होते हैं। तो टोटल 6 मेंबर होते हैं। ओके, 6 मेंबर होते हैं, और जो कि यहाँ पर कंट्रोल करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी और रेपो रेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉनेटरी पॉलिसी कितनी इफ़ेक्टिव है वो पता चलता है कि रेपो रेट चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो चेयर करते हैं ना एमपीसी को, जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, गवर्नर ऑफ आरबीआई। ओके, गवर्नर ऑफ जो आरबीआई हैं वही इसको चेयर्ड करते हैं। तो आंसर हो जाता है आपका बी आंसर हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट हैपन व्हेन सेंट्रल बैंक इंक्रीज द रिजर्व रिक्वायरमेंट। इंक्रीज कर दिया है, तो मैं लिख लेती हूँ, है ना। क्वेश्चन पहले ऑप्शंस पढ़ने से पहले आप पहले ही लिख लीजिए। तो पहले मान लीजिए ले लेते हैं, पहले था 10% और अब कर दिया है 15%, मीन्स इंटरेस्ट रेट क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अब ओके, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया। रिजर्व रिक्वायरमेंट मतलब कि एसएलआर और सीआरआर, जिसको लीगल रिजर्व रेशो बोलते हैं, वो इंक्रीज कर दिया। इट मीन्स कमर्शियल बैंक को अब ज़्यादा रिजर्व्स अपने पास रखना पड़ेगा और उसको लोन कम देना पड़ेगा। उससे क्या होगी, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, मनी सप्लाई डिक्रीज होगी, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। इससे मनी सप्लाई क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि रिजर्व इंक्रीज हो गया है। एसएलआर LRR लीगल रिजर्व रेशो इज इक्वल टू CRR। ओके, CRR प्लस SLR होता है। ओके, ठीक है, ये होता है। अगर ये इंक्रीज कर दिया, इट मीन्स कमर्शियल बैंक को ज़्यादा अपने पास रिजर्व रखना पड़ेगा और लोन के लिए उसके पास कम पैसा बचेगा। अगर कम पैसा देगा तो इकोनॉमी में क्या होगी, मनी सप्लाई कंट्रोल होगी। लेकिन ये कब करेंगी, जब इकोनॉमी में क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। ओके, अगर इनको इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगा तो क्या करती हैं, रिजर्व रिक्वायरमेंट इंक्रीज कर देती हैं, तो मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। इससे क्या होगा, रिजर्व रिक्वायरमेंट मस्ट बैंक होल्ड मोर रिजर्व और लीडिंग टू लेस लोन देगा। ओके, लेस लेंडिंग करेगा, एडवांस करेगा। तो आंसर आपकी हो जाती है बी आंसर। ठीक है, चलो। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जब हमने फिस्कल पॉलिसी किया स्टूडेंट, तो हमने फिस्कल पॉलिसी में एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी किया, है ना, याद है आपको, उसी जैसा। ओके, यहाँ पर वहाँ पर रोल था फिस्कल पॉलिसी का, लेकिन यहाँ पर रोल हम मॉनेटरी पॉलिसी का देखेंगे, लेकिन वो टर्म सेम रहेगी, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। यहाँ से पूछा है एक्सपेंशनरी, ये वर्ड से समझिएगा। बहुत सारी इकॉनमी में वर्ड ऐसे होते हैं जो कि नाम से ही इनका काम का पता चलता है। एक्सपेंड मतलब कि चीज़ों को इंक्रीज करना, और मॉनेटरी पॉलिसी क्या करता है, क्या करेगा, मनी सप्लाई को इंक्रीज करेगा। इट मीन्स मनी सप्लाई ज़्यादा होगी तो लोगों को लोन ज़्यादा मिलेगा, लोन ज़्यादा मिलेगा तो इस इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, जिससे इकोनॉमी बूस्ट होगी। ओके, बूस्ट होगी तो यहाँ पर क्या है देख लेते हैं, कॉम्बैट इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना होता है तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई जाती है। डिक्रीज एम्प्लॉयमेंट नहीं, इंक्रीज इंटरेस्ट रेट नो, स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर होगा। क्या बताया कि अगर क्या करेंगे एक्सपेंशनरी, तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगी, लोग बोरोइंग ज़्यादा करेंगे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा और इकोनॉमी में ग्रोथ ज़्यादा होगी, राइट। तो ये होता है। चलिए देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी कब अपनाती हैं, जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है। जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है मतलब मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, इस टाइम क्या करती हैं, मनी सप्लाई को कंट्रोल करती हैं। इसके लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, जो भी रेट हमने बढ़ा ना उसको इंक्रीज कर दिया जाता है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कब अपनाएंगी, जब इकोनॉमी में डिफ्लेशन होगा, मनी सप्लाई कम है, तो इस दौरान मनी सप्लाई कम है,
तो मनी सप्लाई क्या होगा, बढ़ाना होगा। इसके लिए इंटरेस्ट रेट क्या करेंगे, कम कर देंगे, ताकि लोग ज़्यादा लोन ले। ठीक है, ज़्यादा लोन ले। ठीक है, ठीक है, ओके स्टूडेंट। चलिए, तो इसको और भी अच्छे से समझ लेते हैं। एक्सपेंशनरी में स्टूमुलेट किया जाता है इकोनॉमी ग्रोथ के, इस दौरान इंटरेस्ट रेट को कम किया जाता है। रिजर्व रिक्वायरमेंट SLR CRR क्या किया जाता है, कम किया जाता है। और परचेज किया जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ओपन मार्केट ऑपरेशन में, परचेज करेंगी, जिससे मनी क्या करेंगी, लोगों को दे देंगी और उनसे रिजर्व्स ले लेंगे, सिक्योरिटीज़ ले लेंगे, रिजर्व्स नहीं सिक्योरिटीज़ ले लेंगे। तो ये है, इससे मनी सप्लाई क्या होगा, इंक्रीजिंग होगी, अनकरेज बोरोइंग होगी और हायर इन्वेस्टमेंट होगा और कंजम्पशन होगी। ठीक है, ये कब होता है, जब इकोनॉमी डाउन स्ट्रीम होगी। ओके, मीन्स इकोनॉमी डिफ्लेशन में होगा, तब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी काम करती है। नेक्स्ट देखेंगे कॉन्ट्रैक्शनरी, जब इन्फ्लेशन को कम करना हो, ठीक है, स्टेबलाइज करना है इकोनॉमी को, इस दौरान क्या होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ जाती हैं और सेल करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ताकि RBI सेल करेंगी, लोगों से पैसा ले लेंगी, जिससे मनी सप्लाई कम हो जाएगा। इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, डिक्रीज हो जाएगी मनी सप्लाई और डिस्करेज हो जाएगा बोरोइंग और लीड टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, स्पेंडिंग कम हो जाएगी। डिमांड को कम करना इस दौरान, ये कब किया जाता है, जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है। ओके, जब इकोनॉमी इन्फ्लेशन मतलब कि अपस्ट्रीम होती है, तब बूम होता है। राइट, समझ आ रहा है स्टूडेंट। तो ये एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ लिया, फिस्कल पॉलिसी भी पढ़ लिया था, मॉनेटरी पॉलिसी भी पढ़ लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड बी सेंट्रल बैंक टू टेक कॉम्बैट हाई इन्फ्लेशन। अगर इकोनॉमी में हाई इन्फ्लेशन है तो क्या करेंगी, डिक्रीज कर देंगे इंटरेस्ट रेट, इंक्रीज कर देंगे रिजर्व रिक्वायरमेंट, बाय करेंगे गवर्नमेंट बॉन्ड एंड लोअर करेंगे टैक्सेस। चलिए देखते हैं, अगर इंटरेस्ट रेट कम कर दिया तो लोन ज़्यादा लिया जाएगा, लोन इंक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या होगी, स्पेंडिंग इंक्रीज हो जाएगी, ये नहीं है। इंक्रीज कर देंगे रिजर्व, जिससे क्या होगा, बैंक्स को ज़्यादा रिजर्व्स रखना पड़ेगा और वो लोन कम देगा। ठीक है, ये लग रहा है सही आंसर। ठीक है, बाय करेंगी गवर्नमेंट बॉन्ड। अगर बाय करेंगी तो देख लेते हैं, गवर्नमेंट और पब्लिक से बाय किया और उसके बदले में पैसा दे दिया, तो मनी सप्लाई तो बढ़ जाएगा, है ना। हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, मनी सप्लाई को कम करना है। लोअर टैक्सेस, टैक्स अगर कम करेंगी तो क्या होगा, टैक्स कम कर दिया तो लोगों के पास इनकम ज़्यादा होगा, लोग स्पेंडिंग ज़्यादा करेंगी, तो ये भी आंसर नहीं है। तो आंसर आपको मिल गया है इंक्रीज रिजर्व रिक्वायरमेंट। ओके, ये आंसर हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, है ना, ये बताते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी was established by the government of India in August 2015. The term of member of MPC is 3 years and reappointment is not allowed. MPC is responsible for determining the policy repo rate to achieve the inflation target set by the government. Okay, तो यहाँ पर पहले तो मैं आपको बता के आ चुकी है MPC, लेकिन देख लेते हैं यहाँ पर बात करें तो ये 2016 में फर्स्ट मीटिंग हुई है, 2015 में नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके मेंबर 3 ईयर के लिए अपॉइंट होते हैं और रीअपॉइंटमेंट अलाउ नहीं है, बिल्कुल सही जवाब है। MPC डिटरमाइन करती है मॉनेटरी पॉलिसी, मीन्स रेपो रेट इफेक्टिव है, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव है या नहीं, वो किससे पता चलता है, रेपो रेट से पता चलता है, ताकि इन्फ्लेशन को अचीव किया जाए, टारगेट किया जाए। अभी देखो, अभी क्या चल रहा है, अभी 1 साल से आप देखोगे ना कि हर दो महीने बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मिलती हैं और इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करना है, और बहुत सिग्निफिकेंटली उन्होंने कंट्रोल किया है स्टूडेंट। ओके, तो ये चीज़ है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पर देख लीजिएगा। ओके, सितंबर 2016 में हुआ है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द रेपो एंड रिजर्व रेपो। अब ये दो टर्म आए हैं, मैं आपको समझा दूंगी कि रेपो रेट क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट होता है, बहुत अच्छे से समझाऊंगी। चलिए तो पहले इसको समझ लेते हैं, क्या होता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। देखिए रेपो रेट समझिए, उसका उल्टा क्या हो जाता है, रिवर्स रेपो रेट। कमर्शियल बैंक को जब लिक्विडिटी की कमी हो जाती है, पैसों की कमी हो जाती है, तो वो बोरो करता है, और बोरो किससे करता है, आरबीआई से करता है। तो जब कमर्शियल बैंक लोन लेता है आरबीआई से, सेंट्रल बैंक से, और आरबीआई जो रेट चार्ज करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट के लिए होता है। रेपो रेट सिक्योर होता है, इट मीन्स कमर्शियल बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई के पास रखनी होती है, और रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए लिया जाता है। चलिए इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। रेपो रेट इज द रेट एट बी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ग्रांट लोन, किसको, कमर्शियल बैंक को। कमर्शियल बैंक है, हर एक बैंक को ये फैसिलिटी नहीं है, ओके। फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड एंड अगेंस्ट द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मतलब कि रेपो रेट सिक्योर होता है, ओके ओके। अब इसको उल्टा कर लो, उल्टा कर लो, मतलब आरबीआई लोन लेगा किससे, कमर्शियल बैंक से, और उसके बदले में जो कमर्शियल बैंक रेट चार्ज करेगा उसको हम रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। ये भी सिक्योर होता है, याद रखिएगा सिक्योर होता है। तो रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक ग्रांट लोन टू द सेंट्रल बैंक, और इसके बदले में आरबीआई भी क्या रखना पड़ता है, उसको सिक्योरिटीज़ रखनी पड़ती है। फिर मन में आता है मैम आरबीआई को ज़रूरत क्या होगी पैसों की, क्योंकि मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है। जब इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है तो एक इंस्ट्रूमेंट का आरबीआई यूज़ करता है, दैट इज़ रिवर्स रेपो रेट, ओके। ये है पर्पस, क्या होता है, डेफी, उसकी जहाँ पास जो पैसे की कमी हो जाती है, रेपो रेट, मान लो कि बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई एडवांस की, लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, लोन के लिए, और उसके बाद उसको एसएलआर और सीआरआर भी रखना पड़ता है। तो इस दौरान क्या करती हैं कमर्शियल बैंक, बोरोइंग करती हैं, कॉल मनी भरेंगे, नोटिस मनी भरेंगे, ओके, ये सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करती हैं जो कि मनी मार्केट का पार्ट होता है, ठीक है। फिर आते हैं रिवर्स रेपो रेट। ये लिक्विडिटी इंश्योर किया जाता है कि इकोनॉमी में लिक्विडिटी, मतलब कि कैश ज़्यादा ना हो, लोगों के इन हैंड पैसा कम ना हो, ये नॉर्मली हाई होता है। रेपो रेट अभी भी आप देखोगे तो अब 6% कुछ है, ओके, रेपो रेट हाई है, और 6 बार से, अगर मीटिंग देख रहे हो आप हर साल, याद रखिएगा स्टूडेंट, जब भी आपका पेपर होगा और पेपर से पहले ये सारे रेट को देख के जाइएगा कि कितना चल रहा है, एग्जामिनर ऐसे भी पूछेगा, ओके, ठीक है। एक काम करिए, आप लोग लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि अभी रेट्स कितने चल रहे हैं, अभी जो पॉलिसी में अभी एमपीसी की मीटिंग हुई थी उस दौरान क्या क्या रेट रखा गया है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, लिखेंगे तो आपको याद रह जाएगा। ये क्या होता है, कम होता है, और बताऊं रिवर्स रेपो रेट नॉर्मली सब रेट से कम होती है, ठीक है, ये होती है। ये किसके लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, और ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए लिया जाता है। रेपो रेट का दूसरा नाम होता है रीपरचेज रेट। क्यों होता है, क्या होता है स्टूडेंट, हमने बोला कि कमर्शियल बैंक जब लोन लेता है आरबीआई से तो उसके बदले में वो सिक्योरिटीज़ रखता है, तो अपने ही सिक्योरिटीज़ दोबारा आरबीआई से ले लेता है ना, इसीलिए हम इसको रीपरचेज रेट बोलते हैं। तो अगर हम रेपो रेट को रीपरचेज रेट बोलते हैं तो रिवर्स रेपो रेट को क्या बोलेंगे, रिवर्स रीपरचेज रेट, सिंपल, रिवर्स रीपरचेज एग्रीमेंट बोलते हैं इसको। क्लियर है, तो ये थी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। और आजकल क्या चल रहा है, आजकल अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में देखेंगे ना तो आपको आर नहीं होगा, वहाँ पर आपको एसडीएफ होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी भी समझा दूंगी मैं आपको, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं क्या होगा, ओके। बैंक पे इंटरेस्ट टू आरबीआई इन रेपो रेट, है ना, बैंक पे करता है आरबीआई को इन रेपो रेट, ठीक है। आरबीआई पे इंटरेस्ट टू बैंक इन रिवर्स रेपो रेट, आरबीआई पे करता है बैंक को
इन क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट। तो आंसर ये हो जाएगा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। ओके स्टूडेंट, समझ आ गया आपको? ठीक है, तो ये था। ठीक है, तो ये थी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में एमसीक्यूज। होप आप सभी को अच्छे से ये कंसेप्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं मिलूंगी नए क्वेश्चन और नए कंसेप्ट के साथ। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू, पढ़ते रहिए।